Hello, this is part second of the chapter Decolonization and After, and the topic is 1.4.1 The Algerian War of Independence. Before that, please do check part 1 of this chapter. नाउ कम्स 1.4.1। इसमें बता रखा है कि अल्जीरिया और इंडोनेशिया इन दोनों के एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रखा है कि इन्होंने कैसे डीकोलोनाइजेशन को अचीव किया था, यानी कैसे इन्होंने जो इनके ऊपर कॉलोनीज बनी हुई थी, जो इनके ऊपर राज करी थी डच और जो फ्रेंच जो इनके ऊपर राज करे थे, इन्होंने कैसे उन्हें भगाया था या कैसा इन्होंने इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए इन्होंने क्या वॉर किए या कैसे रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ बता रखा है कि जो अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि एक वायलेंट मीन्स यूज़ किए गए थे इसमें दोनों साइड से, यानी कि नेशनलिस्ट ने भी वायलेंट मीन्स यूज़ करे थे, प्लस जो टॉर्चर टेक्निक यूज़ करी थी फ्रांस ने भी, वो भी उतनी ही वायलेंट थी, यानी कि एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल वॉर इसे बता रखा है। अब बताया कि जो अल्जीरिया है उसको कैप्चर कर लिया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था फ्रेंच ने 1830 के अंदर। और कैसे किया? इन्वेड किया इसको, और वो इन्वेजन था वो भी काफ़ी वायलेंट रहा था। अब लोकेशन थी जो अल्जीरिया की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फ्रांस के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने क्या किया, पहले इसको इन्वेड किया अल्जीरिया को, और इसकी इंपॉर्टेंस का फ़ायदा उठाया इन्होंने, ताकि ये क्या कर सकते, जो ऑटोमन टर्किश एम्पायर थे उसके ऊपर एक अपर हैंड को गेन कर सके। अब जो फ्रेंच ऑक्यूपेशन था इसके इस रीजन में, अल्जीरिया के रीजन में, ये बहुत ही यूनिक था। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये हमारी एक कॉलोनी है, नहीं, बल्कि इसको एक फ्रांस का ही पार्ट बना दिया। कैसा पार्ट? मेट्रोपॉलिटन पार्ट बना दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अल्जीरिया है उसके अंदर फ्रांस से बहुत लोग आकर सेटल करने लग गए, यानी बहुत लोग आकर अल्जीरिया में रहने लग गए। लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट होता था वो काफ़ी डिफरेंट होता था अल्जीरियन से। जो यूरोपियन सेटलर्स थे अल्जीरिया में आकर रहने लगे थे, जो उनको अलग अलग पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिले हुए थे, जबकि जो अल्जीरिया के जो लोग थे, नेटिव पीपल थे, उन्हें क्या कर रखा था, इन राइट्स से डिनाई कर रखा था, यानी उनको ये राइट्स प्रोवाइडेड नहीं थे। अब जो पॉपुलेशन थी अल्जीरिया की वो काफ़ी डाइवर्स थी, यानी वहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते थे। कोई बर्बर थे, अरब्स थे और टर्क्स थे। तो रेजिस्टेंस हुआ क्या? अब वो फ्रेंच रूल को हटाना चाहते थे, तो इससे उन्हें एक बेसिस मिला, यानी वो यूनाइट हो गए। नो मैटर कि वो कितने डाइवर्स थे, उनका नेचर कितना डाइवर्स था, लेकिन वो सब इकट्ठा हो गए ताकि वो फ्रांस का जो रूल है उसको ख़त्म कर सके। और क्या हुआ, उनके अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग आई कि सबसे पहले तो वो क्या है, सबसे पहले तो वो अल्जीरियन है, यानी वो यूनाइट हो गए और उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट रिजल्ट अपना जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट कर दिया। अब जो अल्जीरियंस थे वो ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। 1930s में उन्होंने अपने आप को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था। जो फर्स्ट ग्रुप था वो क्या चाहता था, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था। कौन कौन से स्टेट से? मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, इन तीनों स्टेट से क्या करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू रिस्टोर द इंडिपेंडेंस। जो सेकेंड ग्रुप था वो था नेटिव अल्जीरियंस का, जो बेसिकली अपने आप को अरब्स मानते थे। और क्या चाहते थे वो, कि जो फ्रेंच, जो वो क्या कहते थे कि जो फ्रेंच ने हमारे ऊपर इन्वेजन कर रखा है वो क्या है, हमारे कल्चर के ऊपर थ्रेट है और वो हमें यूरोपनाइज करना चाहते हैं। थर्ड ग्रुप था। थर्ड ग्रुप ने क्या बताया कि जो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया किस किस के बीच में, एक ऐसे फ्रांस के बीच में जो अपने आप को आइडियल मानता है लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का, और सेकेंड वो फ्रांस जो अब उनके ऊपर आकर यूरोपियन सेटलर्स की तरह उनके ऊपर आकर राज कर रहा है। तो जो थर्ड ग्रुप था उसने क्या बिलीव किया कि हम तो बिलीव करेंगे आइडियल फ्रांस के ऊपर, आइडियल फ्रांस के ऊपर बिलीव करेंगे हम, और हम इस्लाम को भी फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लिबर्टी है ये कि हमें जो चूज़ करना है, वी वॉन्टेड टू चूज़ वट एवर दे वॉन्ट, यानी दे वॉन्टेड टू चूज़ वट एवर दे वॉन्ट। यानी उन्होंने क्या बोला, अगर हमें इस्लाम को फॉलो करना है तो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो लिबर्टी है चूज़ करने की, और जो फ्रांस है वो खुद एक बहुत बड़ा आइडियल है लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का। नेक्स्ट कम्स की जो फ्रांस है, अब उसकी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। अब फ्रेंच के 2 ग्रुप्स बन गए थे। कैसे? पहला जो ग्रुप था वो था पेटेंस विकी फ्रांस। ये क्या चाहता था कि बेशक से जो यूरोपियंस है वो नॉन यूरोपियंस के ऊपर रूल कर रहे हैं, वो बेशक डिस्क्रिमिनेटरी क्यों ना हो, लेकिन हम उसको फेवर कर रहे थे। फर्स्ट ग्रुप था जो। जबकि जो सेकंड ग्रुप था फ्री फ्रांस, वो क्या चाहता था, इस ग्रुप ने प्रॉमिस किया था दूसरी टेरिटरीज़ को कि हम तुम्हें क्या कर देंगे, आफ्टर द वॉर हम तुम्हें सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका दे देंगे कि तुम क्या करो, अपने आप से ही अब रूल करो।
लेकिन क्या हुआ रियलिटी में, अब भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जैसे उनकी कंडीशंस ख़राब हुई तो फ्रांस क्या था, रिकवर होना चाहता था और उसने क्या कर लिया था कि अब वो दूसरी जो कॉलोनीज़ जो उसने बना रखी फ्रांस ने, अब उनसे वो इकोनॉमिक सपोर्ट लेगा और क्या करेगा, अपने आप को वापस जो मतलब उसका जो लॉस हुआ है वर्ल्ड वॉर टू में उसको वो वापस से गैदर करेगा, यानी उसको सपोर्ट लेना चाहता था वो बाकी दूसरी कॉलोनीज से। लेकिन एल्जीरियंस थे जो, अब उन्होंने फर्स्ट और जो थर्ड ग्रुप बनाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ग्रुप थे, उसमें जो फर्स्ट और थर्ड के लीडर थे उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या हुआ, पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस की मांग चल गई, वहाँ डिमांड उठ गई और क्या हुआ, इससे क्लैशेस हुए एक टाउन में जिसका नाम था सेटीफ। कब हुए, मई 1945 में। अब जो एल्जीरियंस थे दे नो लॉन्गर रेडी टू बी ट्रीटेड इन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, यानी अब वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन हो। और जो यूरोपियंस थे वो क्या चाहते थे कि हम अब भी अल्जीरिया के ऊपर अपना डोमिनेंस बना कर रखें। लेकिन जो फ्रांस था वो बिल्कुल वीक था। अब जो फ्रेंच की वीकनेस थी और अल्जीरियन की इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इंडिपेंडेंट होने की, इन सभी ने कंबाइन हो गई, ये सब कंबाइन हो गई और इनसे क्या हो गया, वॉर हो गया। और वॉर किसने किया, जो यंग एल्जीरियन जो ये लोग थे इन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग से ही पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन्होंने मोटिवेट हुए, ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट किया और इन्होंने बनाया FLN, फ्रंट डे लिबरेशन नेशनली, यानी इन्होंने कैसी कह सकते हैं हम कि एक पार्टी बना ली जिसने क्या किया, इसने ही लेटर शेप किया एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। अब FLN ने अब यहाँ रखा है हमारा द ग्रोथ ऑफ वॉयलेंस। अब इसमें बता रखा कि अलग अलग पार्टीज़ बनी स्टार्ट हो गई थी वहाँ, अलग अलग लोग आने स्टार्ट हो गए थे, ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। MTLD बना, CRUA बना, OS बना, ALN बना, FLN बना, ये सारे ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए वहाँ। जो ALN है वो FLN का ही मिलिट्री विंग था। अब FLN ने क्या किया, बहुत सारे मतलब इन्होंने 30 अटैक्स कर दिए 1 नवंबर 1954 में। और इन्होंने किसको टारगेट किया, बेसिकली पुलिस स्टेशंस को और फ्रेंच सिविल सर्वेंट्स को टारगेट किया। अब इन्होंने क्या किया, जब इनके ऊपर अटैक हुआ है अब तो डेफिनेटली जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो भी रिटेलिएट करेगी, तो उन्होंने भी अटैक कर दिया इसके ऊपर और पैरामिलिट्री ट्रूप्स को भेजना स्टार्ट कर दिया उस एरिया के अंदर ताकि वो जो अटैक हुए उनको कंट्रोल कर सके। एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में और फ्रेंच पावर्स के जो रेजिस्ट कर रहे थे उनके बीच में। और कब तक चला ये कॉन्फ्लिक्ट, जुलाई 1962 तक चला। अब वहाँ क्या हुआ, अब इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारे चेंजेस आए या डैमेज हो गया किसको, फ्रांस को। 500,000 लोग डाई हो चुके थे, दोनों साइड्स के ही मिला के 500,000 लोग मर चुके थे। और फोर्थ रिपब्लिक थी जो फ्रांस की वो बेसिकली बिल्कुल एनिहिलेटेड, मतलब वो हिल गई थी, इट हैज़ फॉलन। और यूरोपियंस थे जो वो वापस सेटल होने लग गए थे, अपने वापस फ्रांस में जाने लग गए थे और इससे ही क्या बन गया, मॉडर्न फ्रांस और अल्जीरिया बन गया। अब इन्होंने फिर से बता रखा है कि जो फ्रेंच अल्जीरियन वॉर हुआ था वो कॉम्बिनेशन था किसका, FLN थे, जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे वो मिलकर फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, वॉर कर रहे थे। और जो FLN था उसने ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट कर दिया अलग अलग स्ट्रगल, क्यों, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि जो फ्रांस है अब वो उसका जो अल्जीरिया है वो फ्रांस का रूल अब नहीं चाहता। स्लोली और ग्रेजुअली क्या हुआ, जो अलग अलग ग्रुप्स बन रखे थे उन्होंने उनमें ही खुद से अपनी कॉन्फ्लिक्ट होनी स्टार्ट हो गई। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली जो FLN था उसने प्रोटेक्ट कर लिया, उसने डिफाइन कर लिया किसको कि हमें खुद के अंदर लड़ाई नहीं करनी, हमें क्या करना है, फ्रेंच गवर्नमेंट है जो फ्रेंच रूल कर रहा है हमारे ऊपर, हमें उसको भगाना है यहाँ से। अब एक लीडर का नाम बता रखा है यहाँ, वो लीडर आए और उन्होंने बेस्ट ट्राई किया अपना क्या करने के लिए कि वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर सके। वो फ्रांस भी गए, उनसे भी बातें की कि ये क्या चाहते हैं, अभी इंडिपेंडेंस तो, और उन्होंने जो अल्जीरिया के मोटिव्स है उनको उन्हें बताया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ, बल्कि OAS ये एक ग्रुप है, ये फॉर्म हो गया। ये किसने बनाया, यूरोपियन सेटलर्स ने, जो कहाँ के अल्जीरिया में आकर सेटल हो रखे थे। अब उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने अपने आप को रिटेलिएट किया यानी OAS फॉर्म हुआ और उसने अटैक करना स्टार्ट किया तो FLN भी कहाँ गया, वापस पावर में आ गया और FLN ने भी स्टार्ट कर दी अपनी साइड से फाइटिंग, यानी FLN की और OAS की फाइटिंग स्टार्ट हो गई। और इससे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डैमेज भी काफ़ी हुआ, क्लैश हुआ था, क्योंकि अब क्या हुआ, यूरोपियन सेटलर्स ने अल्जीरिया को छोड़ दिया और 1 जुलाई 1962 को अल्जीरिया है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसमें क्या बता रखा है कि जो अल्जीरिया है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि कैसे जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है ये काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी स्ट्रगल होता है इसके अंदर और काफ़ी डेथ भी होती है काफ़ी। और जो अल्जीरिया है वो इंडिपेंडेंस लेने के बाद भी अपना इम्पावरिश्ड रह गया, यानी कि कैसे उसके जो सारे रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए। अब फ्रेंच ने खुद उसकी हेल्प की, किसकी, अल्जीरिया के लोगों की, और बहुत सारे जो अल्जीरिया के लोग थे वो कहाँ जाकर रहने लग गए,
फ्रांस में जाकर रहने लग गए। क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस थी अल्जीरिया में वो ठीक नहीं थी। अब क्या हुआ कि जो होल एक्सपीरियंस था फ्रांस का भी और अल्जीरिया का भी, इसने हमें क्या बताया कि जो अल्जीरिया है इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उसमें पीस नहीं आ पाया। और जो FLN है क्यों नहीं आ पाया? जो FLN जो ग्रुप बना था ये खुद इनटॉलरेंट हो गया। किसको लेकर? बहुत सारे जो लोग रह रहे थे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी ही उनकी कैसी थी, डाइवर्सिटी थी उस सोसाइटी में, उसी को लेकर वो इंटॉलरेंट हो गया। नाउ कम्स 1.4.2 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एग्जाम्पल पढ़ेंगे अब हम। इंडोनेशिया को कॉलोनाइज कर रखा था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब किया? 18th सेंचुरी में। अब हम देखें तो इंडोनेशिया का नाम बाद में रखा गया था, इससे पहले इसका नाम था जावा आइलैंड। यानी कि जो इंडोनेशिया है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो डच ने जो टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था वो कौन सी थी? जावा आइलैंड थी। अब डच है जो वो डायरेक्टली लोकल लोगों से बात नहीं करते, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे उनसे कम्युनिकेट नहीं करते थे, बल्कि बीच में कौन आ रहा था? इंटरमीडिएटरी कौन बन रहा था? जावा एरिस्टोक्रेसी बन रहा था। अब जो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई 1796 में, और जावा आइलैंड के ऊपर किसका रूल हो गया? डच क्राउन 1800 का। डच क्राउन का रूल हो गया 1800 में। अब डच कॉलोनियल रूल के अंदर क्या हुआ? जो जावा था और उसके जो आउटर आइलैंड थे उसको उसने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, मिलाना स्टार्ट कर दिया एक सिंगल पॉलिटी बनाने के लिए। 1901 में क्या हुआ? वहाँ की क्वीन है क्वीन विलहेल्मिना, इसने क्या किया? इसने इंडिकेट किया कि इसने एक काफ़ी अच्छा अप्रोच जनरेट किया उनके लोगों के साथ, इंडोनेशिया के जो कॉमन पीपल थे उनके साथ। इसने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में इसने क्या एम किया कि वो क्या करेगी? उनकी जो कंडीशंस है लोगों की उसको ठीक करेगी। और स्लोगन दिया गया इरिगेशन, एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, ये इसको स्लोगन दिया। और उसने क्या कर दिया? क्वीन ने उनकी जो कॉमन लोगों की जो कंडीशन थी उसको सुधारना, उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ? एजुकेशन प्रोग्राम से इंडोनेशिया के जो लोग थे स्पेशली अलाइट, उनको क्या बताया गया? उनको फ्रीडम, डेमोक्रेसी के वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया। और इससे हेल्प हो गई इंडोनेशिया के लोगों की कि वो ये जान सके कि जो कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर हो रहा है वो कितना एक्सप्लॉइटेटिव है। और क्या हुआ? अब इंडोनेशिया के लोगों को पहले ही ऑब्जेक्शन थे, लेकिन इस फॉर्मल एजुकेशन ने इनको और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि अब हमें भी क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। अब एक उसका नाम बता रखा ब्यूडी-उटोमो। इसको फाउंड किया किसने? वहाँ के स्टूडेंट्स ने, बताविया के स्टूडेंट्स ने ब्यूडी-उटोमो को फाउंड किया। ये एक पॉलिटिकल सोसाइटी थी। ये जो पॉलिटिकल सोसाइटी फाउंड हुई थी इसको एक फाउंडेशन स्टोन का नाम दे दिया गया इंडोनेशियन नेशनलिज्म में। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रही है। जो वॉर होगा आगे, या जो नेशनलिज्म की फीलिंग इनके अंदर इमर्ज हुई है, इसमें जो ब्यूडी-उटोमो ये जो पॉलिटिकल सोसाइटी है इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और जो पॉलिटिकल सोसाइटी बनी थी इसको एक देखा गया कि कॉपरेशन है इंडोनेशियन एलाइट्स के बीच में और जो डच अथॉरिटीज़ है उनके बीच में। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो कॉपरेशन है ये उनकी डोर्स ओपन कर रहा है, किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन अभी भी रास्ता बहुत लंबा था। इट वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। मैनी मोर इंडिजीनियस पीपल, उन्होंने अलग अलग पार्टीज़ बनानी स्टार्ट कर दी और अलग अलग डिमांड्स एक्सप्रेस करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि अलग से बहुत सारी यहाँ सोसाइटीज़ बनी है, जैसे कि सरेकत इस्लाम बनी है 1911 में, अलग अलग 1912 में, 1914 में अलग अलग यहाँ सारी ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए, जिनका मेन एम क्या था? उनका मेन एम था इंडिपेंडेंस को गेन करना। अब जो डच अथॉरिटीज़ हैं वो स्टार्टिंग में टॉलरेंट थी जब ये ग्रुप्स बन रहे थे, इट्स ओके बन रहे हैं बनने दो। लेकिन क्या हुआ? स्लोली एंड ग्रेजुअली ये क्या हो गए? सप्रेसिव होने स्टार्ट हो गए। अब यूथ प्लेज ली, डिक्लेरेशन हुआ यूथ प्लेज का 1928 में। इंडोनेशियन नेशनलिज्म का पॉइंट रखा इसमें, और क्या बोला गया कि अब इंडोनेशिया क्या है? टू रिट वन मदरलैंड, मतलब कि एक इनकी देश है, एक इनका नेशन है, एक इनकी लैंग्वेज है। और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपने इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड स्टार्ट कर दी। अब जो डच है वो मोर पावरफुल थे इंडोनेशियन नेशनलिस्ट के, उन्होंने ट्राई किया, सप्रेस किया, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया, और लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नहीं हो पाया। दे कुड नॉट एलिमिनेट द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब क्या हुआ? उनकी हेल्प प्रोवाइड करी गई, एक्सटर्नल हेल्प। किसने हेल्प दी? जापानीज़ ने उनकी हेल्प की। लेकिन जो पहले उनकी हेल्प कर रहे थे जो जापान के लोग,
वो पहले स्टार्टिंग में उन्हें लिबरेटर्स माना गया था जो उन्हें आज़ाद कराएंगे, लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली क्या हुआ, जो जापान का रूल था वो खुद क्या हो गया, एक हार्श रूल बन गया इंडोनेशिया के लोगों के अगेंस्ट। अब जापानीज़ का जब रूल हो रहा था तो जो इंडोनेशियन पॉलिटिकल मूवमेंट बनी, उन्होंने क्या हुआ, उनकी अलग से अब वॉइस स्टार्ट हो गई कि अब हमें नहीं, अब हमें जापान से भी इंडिपेंडेंस लेनी है। और जैसे ही 17 अगस्त 1945 को जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ, तो जो आफ्टर 2 डेज ऑफ दैट जो इंडोनेशिया है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी इंडोनेशिया ने। अब जो डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस का इंडोनेशिया का एग्जाम्पल है वो क्या शो कर रहा है कि लेस वॉयलेंस से भी क्या है, हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस जो उन्होंने पहले फेस किया, यानी पहले वो स्लो धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे, उन्होंने दे जस्ट अंडरस्टूड कि हाँ हमारे ऊपर जो रूल हो रहा है वो एक्सप्लॉइटेशन है और सप्रेस कर रहे हैं वो हमें, पहले उन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया और लोगों को बताया, जो मासेस थे उनको इकट्ठा किया, लोगों को, कॉमन लोगों को, और फिर बाद में रिटेलिएट किया, यानी कि वॉयलेंस इसमें कम था, इससे भी क्या है उन्होंने इंडिपेंडेंस अचीव कर ली। रादर अल्जीरिया जिसने क्या किया, एक काफ़ी उनका ब्रूटल वॉयलेंस रहा था जिसकी वजह से अल्जीरिया की खुद की कंडीशंस ख़राब हो गई थी।